हेलो फ्रेंड्स, इंडियन इकोनॉमी के कुछ और इम्पोर्टेंट मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स द बूम फेज ऑफ बिजनेस साइकिल। तो ये भी आपका क्वेश्चन पूछा गया था जो आपका मई जून में एग्जाम हुआ था 2024 में। तो बूम फेज के ऊपर आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो जो बिजनेस साइकिल होती है उसमें जो बूम फेज है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो हमें इसमें पूछा है। फुल यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी, डिक्रीज इन्वेस्टमेंट लेवल, नॉर्मल या फिर बिलो नॉर्मल प्रोडक्ट प्राइसेस, या रिड्यूस एम्प्लॉयमेंट। तो जो बूम फेज ऐसा होता है जिसमें क्या होता है कि जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है फुल्ली यूटिलाइज होती है, यानी आप एक समझ सकते हैं कि बूम एक ऐसा फेज होता है जहां पे पूरी प्रोडक्टिविटी के साथ आपकी मशीनें काम कर रही होती है, आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी एक बेस्ट लेवल पे होती है, हर चीज का फुल यूटिलाइजेशन हो रहा होता है। ठीक है, तो ये जो पहला पॉइंट है कि फुल यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी, ये बात बिल्कुल सही है। डिक्रीज इन्वेस्टमेंट लेवल, इस टाइम पे क्या हो जाता है कि यहाँ पे इस टाइम पे इतना ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा होता है, इतना ज्यादा सामान बिक रहा होता है कि कंपनी को कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हम और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है, यहाँ घटता है, इसलिए गलत हो गया। घटता नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट यहाँ पे बढ़ जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, नॉर्मल या फिर बिलो नॉर्मल प्रोडक्ट प्राइस। जो प्रोडक्ट के प्राइस है वो नॉर्मल या उससे कम होते हैं, ऐसा नहीं है, यहाँ पे इतनी ज्यादा डिमांड होती है, इतना ज्यादा प्रोडक्शन होता है कि प्राइसेस जो है बढ़ जाते हैं, वो घटते नहीं है। तो यहाँ पे लिखा है कि डिक्रीज, तो इसीलिए गलत हो गया। ठीक है, प्राइस नॉर्मल से ज्यादा होते हैं, कम नहीं होते। रिड्यूस एम्प्लॉयमेंट एंड लोअर वेजेस, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट रिड्यूस नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि सब चीजें बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है, जब प्रोडक्शन हो रहा है तो नॉर्मल सी बात है कि एम्प्लॉयज को हायर किया जाएगा ताकि वो मिलके काम करे, प्रोडक्शन करे। ठीक है, तो वेजेस भी उनको अच्छी दी जाती है। तो ये वाला पॉइंट लास्ट में लिखा है कि एम्प्लॉयमेंट कम होता है और वेजेस भी कम है, ये बात भी गलत हो जाएगी। तो बूम एक तरह से कंपनी का बेस्ट फेस होता है, इसमें कंपनी अपने जो प्रोडक्शन कैपेसिटी उसको फुल यूटिलाइज करती है, सब सामान का बहुत ज्यादा डिमांड होता है, कंपनी और ज्यादा चीजें प्रोड्यूस करती है, इन्वेस्टमेंट भी करने का कोशिश करती है। मान लीजिए एक फैक्ट्री तो कंपनी सोचते हैं 2-3 फैक्ट्री और लगाएंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा सामान को प्रोड्यूस किया जाए, क्योंकि मार्केट में तो डिमांड भी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट वाला आंसर आपका सही है, बाकी पॉइंट सही नहीं है। सो यहाँ आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वन ओनली। तो यहाँ पे नीचे एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि बूम फेज में क्या होता है कि प्रोडक्शन कैपेसिटी फुल्ली यूटिलाइज होती है, प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो नॉर्मल से ज्यादा है। यहाँ पे लिखा है ना कि प्रोडक्ट प्राइस नॉर्मल से कम है, नहीं, क्योंकि डिमांड इतनी ज्यादा है कि प्रोडक्ट का प्राइस ज्यादा हो जाता है। ठीक है, इससे कंपनी को प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट होता है तो वो सोचती है कि हम और ज्यादा इन्वेस्ट करें। ठीक है, तो इसीलिए बाकी के 3 पॉइंट्स गलत है, सिर्फ और सिर्फ पहला पॉइंट यानी फर्स्ट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिकवरी फेज। तो जो बिजनेस साइकिल में आपका जो रिकवरी फेज होता है तो उसकी खासियत क्या क्या होती है। ठीक है, तो जो आपका बिजनेस साइकिल है वहां पे रिकवरी फेज में सबसे अच्छी बात ये होती है कि जो चीजों के दाम है वो बहुत सस्ते हो जाते हैं। ठीक है, और सस्ते होने से क्या होता है कि जो लोग कुछ भी काम नहीं कर रहे होते, जो लोग कुछ भी, जिनके पास कोई जॉब नहीं आता, कुछ भी नहीं होता, तो वो आगे आके कोशिश करते हैं कि हाँ, जो है थोड़े में ही बहुत सस्ते में ही जॉब मिल जाए, बहुत कम सैलरी में भी जॉब मिल जाए, पर कुछ ना कुछ काम चलता रहे, तो ऐसा जो है कोशिश किया जाता है रिकवरी फेज में। तो पहला है इसमें परसिस्टेंस हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो रिकवरी फेज में क्या होता है कि जब रिकवर होने जा रहा होता है तो जो हाई अनएम्प्लॉयमेंट थी वो थोड़ी सी कम होती है, और यहाँ पे लिखा है कि परसिस्टेंट मतलब हाई अनएम्प्लॉयमेंट बनी रहती है। ऐसा नहीं है, रिकवरी में धीरे धीरे कम वेजेस में भी लोग काम करने को तैयार होते हैं, तो जो अनएम्प्लॉयमेंट इतने लंबे टाइम से चली आ रही थी वो थोड़ी थोड़ी कम होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो पहला वाला पॉइंट गलत हो जाएगा। कंज्यूमर बिगिन टू इंक्रीज देयर कंजप्शन, ये बात सही है। रिकवरी फेज में जो लोग काफी टाइम से वेट कर रहे होते हैं कि जब प्राइस बहुत डाउन जाएगा तब हम खरीदेंगे, तो वो इस फेज में चीजों को खरीदना शुरू कर देते हैं, तो ये वाली बात बिल्कुल सही है। तीसरा, प्राइस कंटिन्यू टू फॉल सिग्निफिकेंटली। इसमें जो प्राइस वो और कम होता रहता है, ऐसा नहीं क्योंकि लोगों ने डिमांड करनी शुरू कर दी तो जो प्राइस बहुत डाउन जा रहे थे वो थोड़ा सा ठीक होने लगते हैं, प्राइस थोड़े से बढ़ने लग जाते हैं। डिक्रीज प्रोडक्शन कैपेसिटी, प्रोडक्शन कैपेसिटी डिक्रीज नहीं बल्कि थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है, क्यों? क्योंकि जो लोग हैं वो डिमांड करनी शुरू कर देते हैं रिकवरी फेज में, मतलब जो बहुत टाइम से वेट कर रहे होते हैं कि प्रोडक्ट का प्राइस कम होगा तब हम खरीदेंगे, तो रिकवरी फेज जो होता है आपका बिजनेस साइकिल का, इसी फेज में वो लोग आगे आके खरीदना शुरू करते हैं, तो इसलिए जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो बढ़ाती है, कंपनीज अपनी कैपेसिटी को बढ़ाती है, और यहाँ पे लिखा है कि घट घट जाती है, तो इसलिए ये वाला पॉइंट भी गलत हो जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ जो टू है वो बिल्कुल सही है, टू ओनली। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा टू ओनली। इन रिकवरी फेज जो कंज्यूमर जिन्होंने अपना फैसला बहुत लंबे टाइम से पोस्टपोन किया हुआ था वो क्या करते हैं
जिन्होंने अपना फैसला बहुत लंबे टाइम से पोस्टपोन किया हुआ था, वो कस्टमर आगे आके जो है चीजों को खरीदना शुरू कर देते हैं, और जो कस्टमर है वो भी अपना कंजप्शन यानी चीजों को लेना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो सेकंड वाला ऑप्शन ही आपका यहाँ पे करेक्ट इसमें होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ मिक्स इकोनॉमी हु मेक द मेजर डिसीजन। तो जो मिक्स इकोनॉमी होती है उसमें ज्यादातर डिसीजन इकोनॉमिक एक्टिविटी को लेके कौन करता है? ओनली द गवर्नमेंट, ओनली प्राइवेट एंड इंडिविजुअल, बोथ इंडिविजुअल प्राइवेट एंड गवर्नमेंट, या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो जो मिक्स इकोनॉमी, नाम से लग रहा है मिक्स, तो यहाँ पे प्राइवेट और गवर्नमेंट मिलके करती है, तो वही होगा आपका मिक्स इकोनॉमी। तो सिर्फ और सिर्फ जो तीसरा पॉइंट है कि यहाँ पे प्राइवेट गवर्नमेंट इंडिविजुअल सभी मिलके जो है डिसीजन लेते हैं, तो वो होता है आपका मिक्स इकोनॉमी। तो सिर्फ और सिर्फ जो थर्ड ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा। इन मिक्स इकोनॉमी मेजर डिसीजन आर टेकन बाय इंडिविजुअल प्राइवेट एंड गवर्नमेंट। तो नाम से ही लग रहा है मिक्स, तो यहाँ पे इंडिविजुअल प्राइवेट और गवर्नमेंट, स्पेशली जो आपके गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर है, दोनों मिलके जो है इकोनॉमी के बड़े बड़े डिसीजन को लेते हैं। तो यहाँ पे आपको पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों ही देखने को मिलेंगे, दोनों मिलके जो है यहाँ पे काम करते हैं। व्हाट इज मार्केट इक्विलिब्रियम? मार्केट इक्विलिब्रियम किस पॉइंट को बोला जाता है? तो जहां पे आपकी जो डिमांड है और जो सप्लाई है वो इक्वल हो जाती है, तो उस पॉइंट को ही मार्केट इक्विलिब्रियम बोला जाता है। ये ऐसा पॉइंट है जहां पे आपका डिमांड कर्व या सप्लाई कर्व जो है इंटरसेक्ट होता है, यानी जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई हो जाएगी, तो उसको हम लोग बोलते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पे हमारा डिमांड जो करते हैं वो सप्लाई के बराबर हो जाता है। जितनी आप डिमांड कर रहे हैं, मान लीजिए दुकान में आप 100 एप्पल की डिमांड कर रहे हैं और दुकान वाला आपको 100 एप्पल्स दे देता है, तो ये आपका कौन सा इक्विलिब्रियम पॉइंट इसमें आ जाएगा। सो इक्विलिब्रियम पॉइंट में आने के बाद क्या होता है कि ना तो प्राइस बढ़ेगा ना ही घटेगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम आ चुका है डिमांड और सप्लाई के बीच में, तो ना प्राइस बढ़ेगा और ना ही ये घटेगा। ठीक है, तो ये होता है आपका द पॉइंट वेयर क्वांटिटी डिमांड इक्वल क्वांटिटी सप्लाई। तो फर्स्ट वाला आंसर बिल्कुल सही है, तो फर्स्ट ओनली ही आपका आंसर इसमें हो जाएगा। तो मार्केट इक्विलिब्रियम कब आता है? मार्केट इक्विलिब्रियम अकर्स एट अ प्राइस, ये उस प्राइस पे आएगा जब क्वांटिटी डिमांड जो है क्वांटिटी सप्लाई के बराबर होगा। तो जितना आप डिमांड कर रहे हैं उतना ही सप्लाई हो जाएगा, तो उस वाले पॉइंट को हम लोग बोलेंगे मार्केट इक्विलिब्रियम। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि जितनी डिमांड और सप्लाई है वो बराबर हो जाती है, और बाकी ऑप्शंस जो बाकी चीजें इसमें कंसिडर नहीं की जाती है। तो मार्केट इक्विलिब्रियम उस पॉइंट को बोलेंगे जहां पे क्वांटिटी डिमांड और सप्लाई इक्वल देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज नैरो मनी? नैरो मनी क्या होता है? ठीक है, तो नैरो मनी का आप न्यूमेरिकल भी देख सकते हैं, सिंपली आपका थ्योरी में भी पूछ लिया जाता है। तो नैरो मनी में आपका आ जाएगा करेंसी विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट विद बैंकिंग सिस्टम, अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। इन तीनों को मिला के आपका नैरो मनी बन जाता है। तो नैरो मनी में क्या हो जाएगा? करेंसी विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट विद बैंकिंग सिस्टम और अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। तो ये तीनों ही मिलकर हमारा नैरो डिपॉजिट हो जाता है। इसके ऊपर कई बार न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है, उसमें तीनों वैल्यूज आपको एज इट इज दी रहती है, सबको आप ऐड कर दीजिए, आपको नैरो मनी यहाँ पे मिल जाएगा। तो नैरो मनी है करेंसी विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट विद बैंकिंग सिस्टम एंड अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। सो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड जो है ये इसका आंसर हो जाएगा सी। सी आपका आंसर इसमें हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है, मिक्स इकोनॉमी का हम ऑलरेडी देख चुके हैं इससे पहले। ये क्वेश्चन है, व्हाट डज द वेलोसिटी ऑफ मनी मेजर्स? तो वेलोसिटी ऑफ मनी क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ मनी का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ मनी ये बताता है कि कितना क्विकली मनी जो है मार्केट में या इकोनॉमी में सर्कुलेट हो रहा है। ठीक है, वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या बता रहा है? किसी चीज की स्पीड को बता रहा है। ठीक है, किस स्पीड से, किस फ्रिक्वेंसी से जो है लोग परचेज कर रहे हैं, एक करेंसी के बदले लोग कितनी चीजें खरीद रहे हैं, कितनी जल्दी, कितनी फ्रिक्वेंसी से ये सारा काम हो रहा है। मतलब कितनी जल्दी जो है, कितनी जल्दी या किस फ्रिक्वेंसी से लोग एक यूनिट ऑफ करेंसी के बदले, एक यूनिट ऑफ करेंसी के बदले गुड्स या सर्विसेज को ले रहे हैं, वो फ्रिक्वेंसी क्या है, या कितना जल्दी जो है चीजों को लोग खरीद रहे हैं। क्या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं फ्रेंड्स कि कितना क्विकली जो है पैसा इकोनॉमी में सर्कुलेट हो रहा है, ये लाइन, हाउ क्विकली मनी सर्कुलेट इन द इकोनॉमी, तो वो बताता है कौन? वेलोसिटी ऑफ मनी। वेलोसिटी किसी भी चीज की स्पीड को बताता है, जैसे आपकी वेलोसिटी मतलब आपकी स्पीड क्या है, तो मनी की वेलोसिटी मतलब मनी की स्पीड क्या है, मार्केट में इकोनॉमी में मनी की सर्कुलेट होने की जो स्पीड है उसी को जो है वेलोसिटी ऑफ मनी बोला जाता है। तो इसमें है द अमाउंट ऑफ मनी इन सर्कुलेशन, मार्केट में कितना पैसा है वो वेलोसिटी ऑफ मनी है, ये नहीं है, ये फ्रीक्वेंसी बताता है, ये स्पीड बताता है। तो पहला पॉइंट गलत हो जाएगा। द फ्रीक्वेंसी विद विच 1 यूनिट ऑफ करेंसी इज यूज्ड टू, हाँ ये वाला बिल्कुल सही है कि 1 यूनिट करेंसी के बदले कितना आप गुड्स या सर्विसेज खरीद रहे हैं उसका फ्रीक्वेंसी क्या है, वही होता है आपका वेलोसिटी ऑफ मनी। तो सेकेंड वाला पॉइंट सही है,
तीसरा टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस, तो जो भी आपने गुड्स एंड सर्विसेज खरीदी है उसकी टोटल वैल्यू होता है वेलोसिटी ऑफ मनी। ये जो तीसरा पॉइंट है ये आपका सही पॉइंट, ये पॉइंट भी आपका गलत है। द रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, कितना आपने सेविंग किया कितना इन्वेस्ट किया उसका रिलेशन बताता, तो ये भी गलत हो गया। तो बाकी सारे पॉइंट्स गलत है, सिर्फ और सिर्फ जो सेकंड वाला है कि किस स्पीड से या किस फ्रिक्वेंसी से एक यूनिट करेंसी के बदले आप गुड्स या सर्विसेज खरीद रहे हैं, वो होता है आपका वेलोसिटी ऑफ मनी। तो ओनली 2 आपका करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा। वेलोसिटी ऑफ मनी बताता है कि एक यूनिट करेंसी के बदले आप कितनी जल्दी गुड्स या सर्विसेज खरीद रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछ लेते हैं, डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है। इन्फ्लेशन का मतलब होता है फ्रेंड्स महंगाई, ठीक है। तो डिमांड पुल का मतलब क्या होगा, ऐसी महंगाई जो कि डिमांड के बढ़ने से आई है। अगर डिमांड बहुत ज्यादा कर रहे हैं, मान लीजिए कोई दुकान है, उसमें दुकानदार क्या कर रहा है कि 10 लोग आके एक ही सामान को मांग रहे हैं, तो दुकानदार बोलेगा मेरे पास सामान तो कम है पर बहुत सारे लोग डिमांड कर रहे हैं, तो मैं काम करता हूँ सामान का जो रेट है वो बढ़ा देता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, रेट बढ़ जाएगा, और रेट के बढ़ने से क्या, इन्फ्लेशन आ जाएगी। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन उस इन्फ्लेशन को बोला जाता है, उस महंगाई को बोला जाता है जो डिमांड के बढ़ने से आ जाती है। डिमांड पुल का सिंपल सा मतलब है कि डिमांड बढ़ेगी और उसकी वजह से जो है प्राइस भी बढ़ेगा, और प्राइस बढ़ने से जो आपकी इन्फ्लेशन आ जाएगी, तो वही है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। तो किस कारण से होता है, डिक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट के डिक्रीज होने से। ऐसा नहीं है इसमें जो है रेट बढ़ते हैं घटता नहीं है, ठीक है। प्रोडक्शन कॉस्ट किसको बोलते हैं फ्रेंड्स, जैसे आप कुछ चीजें प्रोड्यूस कर रहे हो तो उसमें रॉ मटेरियल लगा, वेजेस लगा, ठीक है, तो उन सब की जो खर्चा आपका अपना आता है, आपकी खुद की जो लागत आती है उसको बोलते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट। तो उसके डिक्रीज होने से आता है। तो इन्फ्लेशन तो किसी चीज के बढ़ने से आता है, घटने से नहीं आता, ठीक है। तो पहला पॉइंट गलत हो जाएगा। सेकेंड हो जाएगा इंक्रीज इन डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, ये बिल्कुल सही बात है। गुड्स और सर्विसेज की डिमांड बढ़ जाती है और उसी के बढ़ने से दुकानदार रेट बढ़ा देता है, और उसी से आती है आपकी डिमांड पुल इन्फ्लेशन। तो सेकंड वाला आपका सही हो जाएगा। रिडक्शन इन मनी सप्लाई, तो मनी सप्लाई के रिड्यूस होने से आती है, ये बात भी गलत हो जाएगी। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से आती है, ये बात भी गलत हो जाएगी, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ सेकंड वाला आपका आंसर बिल्कुल ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि सेकंड वाले में बोला गया है कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन कब होता है, जब गुड्स और सर्विसेज की डिमांड बढ़ती है और जिसकी वजह से जो है दुकानदार उसका प्राइस भी बढ़ा देता है, और फिर आपकी इन्फ्लेशन आ जाती है, ठीक है। तो वो है आपका डिमांड पुल इन्फ्लेशन। व्हाट ट्रिगर कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन किस वजह से आती है, तो जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, जो आपने गुड्स बनाए हैं उसमें जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बढ़ गया, खर्चा बढ़ गया, जिसकी वजह से आपका जो फाइनल गुड है वो बढ़ जाता है, उसी को बोलते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। जैसे कि मान लीजिए आपकी एक दुकान है जहाँ पे आप मिठाइयाँ बनाते हैं, ठीक है, आप रसगुल्ले अलग अलग टाइप की मिठाइयाँ बनाते हैं। अब हुआ क्या कि मिठाई बनाने के लिए आपको चाहिए शुगर। अब हुआ क्या कि शुगर का रेट बढ़ चुका है। शुगर पहले 1 किलो आपको 40 की मिलती थी, और अभी क्या हो गया कि 50 रुपए केजी आपको शुगर मिल रही है, तो 1 केजी के लिए आपको 50 रुपए देने। तो शुगर का रेट बढ़ गया, जिसकी वजह से आपने पहले मान लीजिए आप 1 किलो शुगर देते थे, सॉरी 1 किलो मिठाई देते थे मान लीजिए 100 रुपए में, मान लेते हैं। अब आप क्या कर रहे हैं, आपने देखा कि पहले तो मेरे को शुगर की लागत थी 40 रुपए, अब मेरे को महंगी पड़ रही शुगर, तो मैं मिठाई का रेट भी बढ़ाऊंगा, तो आप 120 रुपए किलो करते हैं। तो आपने क्या किया, रेट बढ़ाया, किस लिए बढ़ाया, यहाँ पे डिमांड का कोई फैक्टर नहीं है, यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब जो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन समझते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब जो चीज आप प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें आपका कितना खर्चा है। आपकी मिठाई की दुकान है या आपकी दुकान है, इसमें आप मिठाई प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में क्या क्या खर्चे होंगे, दूध का खर्चा, मिठाई का खर्चा, ये जो जो चीजें आप मिठाई को बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सारी चीजें जोड़ के आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाता है, ठीक है। तो आपको जो मिठाई है, आपको जो एग्जैक्ट लागत है, आपका जो एग्जैक्ट खर्चा है वो आ रहा है 80 रुपए, पर आप 100 रुपए में बेच रहे हैं, तो इसका मतलब 20 रुपए का आपको यहाँ पे मुनाफा हो रहा है। जो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो आपकी 80 रुपए आई है, बट उसका जो सेलिंग प्राइस है मार्केट में वो 100 रुपए है, इसी की वजह से आपको 20 रुपए का फायदा हो रहा है। 20 रुपए पर केजी में प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं अपनी मिठाई की दुकान में, ठीक है। तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन किस वजह से आती है, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसके बढ़ने से ये वाली इन्फ्लेशन आ जाती है। जैसे हमने बोला कि आपकी शुगर का रेट बढ़ गया, इसलिए आपने मिठाई का रेट भी बढ़ा दिया, तो मिठाई का रेट बढ़ गया यानी मिठाई में इन्फ्लेशन आ गई है। किस वजह से आई है, क्योंकि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बढ़ गया है, उसकी जो कॉस्ट है, आपकी जो खुद की लागत है वो बढ़ चुकी है, इसीलिए आपने फाइनल गुड्स का प्राइस बढ़ा दिया, तो उस वजह से आपकी इन्फ्लेशन आ गई है। इन्फ्लेशन क्या होगा, चीजों के प्राइसेस का बढ़ना, उसको बोलते हैं इन्फ्लेशन, महंगाई। पहले आपका 100 रुपए किलो मिठाई मिलता था, अब 120 या 130 का मिल रहा है, तो अभी इन्फ्लेशन आ चुकी है। लेकिन ये कॉस्ट पुश वाली है, यानी कॉस्ट पुश में जो कॉस्ट है आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मिठाई का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था मान लीजिए शुगर,
शुगर का रेट बढ़ने से मिठाई का रेट बढ़ गया, तो ये आपकी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हो जाएगी। इस बात से कोई मतलब नहीं कि डिमांड कितनी ज्यादा है कम है, इससे कोई मतलब नहीं है। डिमांड की वजह से अगर महंगाई आएगी तो वो ये वाला होगा, डिमांड पुल वाला, जहां पर डिमांड के बढ़ने से महंगाई आती है। पर कॉस्ट पुश में जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसके बढ़ने से महंगाई आती है। ठीक है, तो पहला डिमांड के बढ़ने से, तो ये गलत हो जाएगा। सब्सटेंशियल इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट, ये वाली बात सही है फ्रेंड्स, कि जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, जो लागत है चीजों को बनाने की, वो महंगी आई इसलिए आपने महंगा किया, तो दूसरा वाला पॉइंट सही है। हायर कंज्यूमर स्पेंडिंग, कंज्यूमर बहुत खर्चा कर रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। टेक्नोलॉजी में कुछ नया इनोवेशन हुआ, इससे कोई मतलब नहीं। सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट पुश आपके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बढ़ने से आती है, तो सिर्फ और सिर्फ टू ओनली आपका करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बढ़ने से आपकी महंगाई बढ़ जाती है, सॉरी आपकी जो लागत बढ़ जाती है, इसी वजह से महंगाई आ जाती है, वो है आपका कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज मैक्रो इकोनॉमिक्स फोकस्ड ऑन। तो जो मैक्रो इकोनॉमिक है उसका मेन फोकस किस पे होता है? तो एक तो होता है माइक्रो इकोनॉमिक और एक होता है मैक्रो। माइक्रो मतलब इंडिविजुअल हाउस होल्ड लेवल पे इकोनॉमी को जो देखता है वो होता है आपका माइक्रो, और मैक्रो जो एज ए होल कंट्री लेवल पे जैसे जीडीपी, ये सब चीजों पे फोकस करता है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो ये किस किस चीज पे फोकस करता है? द परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल, तो जो इंडिविजुअल है, ये जो इंडिविजुअल बिजनेस है, वो माइक्रो होता है, वो मैक्रो नहीं होता। ठीक है, मैक्रो मतलब कंट्री, कंट्री एज ए होल की जो है फोकस करता है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे जीडीपी हो गया, तो ये सारी चीजें आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स में देखी जाती है। द बिहेवियर ऑफ इंटायर इकोनॉमी, तो यहाँ पे सारी इकोनॉमी का, चाहे आपका जीडीपी हो जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा, सभी पे जो है फोकस करता है। तो ये बात बिल्कुल सही है, सेकंड वाला पॉइंट सही है। द स्टडी ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर बिहेवियर आपका इंडिविजुअल हो जाता है, ये भी आपका माइक्रो इकोनॉमी है। द एनालिसिस ऑफ मार्केट कॉम्पिटिशन, मार्केट में कॉम्पिटिशन को इकोनॉमिक जो है वो भी माइक्रो ही देखता है। तो सिर्फ और सिर्फ सेकेंड वाला ऑप्शन आपका सही है फ्रेंड्स। यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो देखता है कि परफॉर्मेंस बिहेवियर पूरी की पूरी इकोनॉमी का, ये इंटायर इकोनॉमी पे फोकस करता है, छोटी छोटी चीजों पे नहीं बल्कि बड़े चीजों पे फोकस करता है। जीडीपी कितना हो रहा है, ठीक है, एग्रीगेट जीडीपी कितना है, या अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना बढ़ रहा है, तो ये सारी चीजें आपके मैक्रो इकोनॉमिक में फोकस की जाती है। तो सिर्फ और सिर्फ जो सेकंड है वो आपका करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा। ये प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति और आपका चार जो योजना है ना फ्रेंड्स, एक तो पीएम एसबीवाई, फिर सेकंड आता है पीएम जेजेबीवाई, फिर आता है आपका अटल पेंशन योजना, फिर होता है आपका पीपीएफ। तो इन सभी को लेके क्वेश्चंस पूछे गए थे इस बार भी, और हमेशा ही पूछे जाते हैं। तो बहुत सिंपल सा टॉपिक है, बहुत सिंपल है और बहुत इजी है इसको याद रखना। तो इसमें भी आपके 3-4 नंबर बन जाते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज द एज एलिजिबिलिटी, तो कोई भी जो इंडिविजुअल है जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना स्कीम लेना चाहता है, तो एज कितना होना चाहिए? तो एज आपका 18 से 70 होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये वाला बाकी ऑप्शन गलत है, सिर्फ और सिर्फ जो 18 टू 70 है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पीएमएसबीवाई में अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो आपका एज कितना होना चाहिए? 18 से 70 के बीच में होना चाहिए। फिर आगे इसमें क्या बोला है कि इसमें क्या आता है कि अगर पर्सन की डेथ होती है तो उसको 2 लाख रुपए मिलते हैं। ये कौन सा इंश्योरेंस है, ये किस टाइप का? ये एक्सीडेंशियल इंश्योरेंस होता है फ्रेंड्स। किसी पर्सन की अगर एक्सीडेंट से डेथ होगी तभी उसको पीएमएसपी के तहत जो है बेनिफिट मिलेगा। सॉरी, उसको तो नहीं, उसकी तो डेथ हो जाएगी, जो उसकी फैमिली मेंबर से जो नॉमिनी है उसको जो बेनिफिट इसमें मिलता है। अगर पर्सन की डेथ हो जाएगी तो 2 लाख रुपए नॉमिनी को दिए जाएंगे। अगर फुल डिसेबिलिटी होगी तो भी 2 लाख रुपए, यानी अगर डेथ हो गया या फुल डिसेबिलिटी होगी। फुल डिसेबिलिटी का मतलब क्या होगा? जैसे दोनों हाथ चले गए, दोनों पैर चले गए, इस तरह से फुल डिसेबिलिटी फ्रेंड्स, तो उस केस में भी 2 लाख रुपए दिया जाता है। अगर पार्शियल डिसेबिलिटी, पार्शियल डिसेबिलिटी का मतलब जैसे एक हाथ चला गया, एक पैर, इस तरह से, तो इस केस में फ्रेंड्स जो है 1 लाख रुपए मिलता है। ठीक है, तो यही आपका प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। जनरली इसमें जो क्वेश्चन आता है वो अमाउंट को लेके आता है और एज को लेके आता है। तो एज तो आपको पता लग गया फ्रेंड्स, 18 से 70 साल का है। अमाउंट, अगर डेथ या फुल डिसेबिलिटी तो 2 लाख, अगर पार्शियल डिसेबिलिटी तो 1 लाख। इसमें क्लेम का सेटलमेंट कौन देता है? नेशनल इंश्योरेंस जो कंपनी होती है ना, वो क्लेम का सेटलमेंट देती है। नेशनल इंश्योरेंस जो आपकी इंश्योरेंस कंपनी है ना, वो इस एक्सीडेंशियल इंश्योरेंस का क्लेम सेटल करती है। तो जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स बैंक के पास, मान लीजिए कोई कस्टमर आता है, तो उसको सारे डॉक्यूमेंट स्कैन करके नेशनल इंश्योरेंस कंपनी को देने होते हैं, और वो फिर जो है पेमेंट बैंक के कस्टमर के अकाउंट में क्रेडिट करती है। तो इस तरह से चलता है। और एक और बात फ्रेंड्स, कई बार अगर आप पीएमएसपी के तहत बैंकों में अगर आप कुछ किसी कस्टमर को ऐसा कोई बेनिफिट दिलाते हैं, तो अगर माइनर भी है ना, कोई माइनर है, मान लीजिए 5 महीने का बच्चा, उसको नॉमिनी बनाया उसके फादर ने और फादर की डेथ हो गई, तो वो 5 महीने के बच्चे का एक अकाउंट खोल के उसके अकाउंट में जो क्रेडिट आ जाता है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं कि माइनर है तो माइनर को कोई बेनिफिट या कुछ पेमेंट नहीं मिलती। अगर आपका नॉमिनी भले ही माइनर क्यों ना हो, उसको भी जो है पेमेंट ये दी जाती है। भले ही 6 महीने का बच्चा हो या 1 साल का बच्चा हो, ये तो माइनर हो गया ना,
तो उसका अकाउंट खुलवा के उसके अकाउंट में जो पेमेंट क्रेडिट किया जाता है। नेक्स्ट है व्हाट इज एज एलिजिबिलिटी फॉर ज्वाइनिंग प्रधानमंत्री। तो एज कितना है, तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा खाता आपका 18 से 70। जीवन ज्योति आपका ये लाइफ इंश्योरेंस स्कीम होता है, और कौन सी कंपनी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इसमें बेनिफिट देती है, तो वो है आपकी एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस। तो जो भी क्लेम सेटलमेंट है वो एसबीआई लाइफ के द्वारा किया जाता है। जो जो आपका इससे पहले क्वेश्चन था ना फ्रेंड्स, पीएम सुरक्षा बीमा योजना, तो वो तो नेशनल इंश्योरेंस कंपनी देखती है, लेकिन जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना ये एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस देखती है। ठीक है, तो उसका एज लिमिट कितना होता है, ये होता है आपका 18 से 50 साल तक। ठीक है, और बाकी तो ऑप्शंस आपके गलत हो गए। और ये आपका लाइफ इंश्योरेंस होता है, अगर पर्सन की डेथ हो जाएगी किसी और कारण से, जैसे नॉर्मली जो डेथ हो जाती है, तो उस केस में 2 लाख का बेनिफिट दिया जाता है। किसको, नॉमिनी को दिया जाता है। ठीक है, तो वो है आपकी जीवन ज्योति बीमा योजना। कितना सम एश्योर्ड दिया जाता है, तो सिंपल सी बात है 2 लाख रुपए इसमें मिलते हैं, 2 लाख रुपए। इसके अगर प्रीमियम की बात करें तो 436 रुपीज, पूरे साल का प्रीमियम जो है 436 रुपीज है। टाइमिंग भी होता है इसका फ्रेंड्स। ठीक है, 1 जून से, जैसे आपका फाइनेंशियल ईयर क्या होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च ना, वैसे ही पीएमजेजेबीवाई या एसबीवाई का जो फाइनेंशियल ईयर है वो होता है 1 जून से 31 मई के बीच में। ठीक है, और जो प्रीमियम है वो 436 होता है। अगर मान लीजिए कोई पर्सन जून में ज्वाइन ना करके अक्टूबर में हो रहा है, तो उसका प्रीमियम 436 से कम रहेगा, लेकिन बेनिफिट उसको भी 31 मई तक दिया जाएगा। और अगर क्वेश्चन आता कि एसबीआई में कितना आपको प्रीमियम देना होता है, तो एसबीआई में 20 रुपीज रहता है। जीवन ज्योति बीमा योजना में आपका 436 रुपीज रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फोकस ऑफ क्वाटरनरी सेक्टर। तो क्वाटरनरी सेक्टर का मेन फोकस किस पे होता है, तो जो नॉलेज वाली जो एक्टिविटी होती है ना, जैसे रिसर्च हो गया, इस तरह की एक्टिविटी पे ये फोकस करता है। मैन्युफैक्चर नहीं, सोशल सर्विस नहीं, नॉलेज एंड रिसर्च, ये सही आंसर है। जो क्वाटरनरी सेक्टर होते हैं आपके, इसका जो मेन फोकस है वो रिसर्च पे या नॉलेज वाली एक्टिविटी पे होता है। एक्सट्रैक्टिंग रॉ मटेरियल, ये भी गलत हो जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ जो 3 है ये आपका करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा, 3 ओनली। तो जो आपके कॉर्टनरी सेक्टर होते हैं इसमें जो मेन फोकस है वो नॉलेज बेस्ड एक्टिविटी, जैसे टीचिंग हो गया, रिसर्च हो गया। ठीक है, टीचिंग हो गया आपका, रिसर्च हो गया, डेवलपमेंट हो गया, तो इस तरह की चीजों पे जो है फोकस किया जाता है। तो सिर्फ और सिर्फ जो थर्ड है ना, ये आपका करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा। इसके साथ ये वाला वीडियो यहाँ पे कंप्लीट करते हैं फ्रेंड्स। चैप्टर वाइज अगर आपको एमसीक्यूज अवेल करने हैं तो 2 हैंड्स का ऐप आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे आपको पूरे के पूरे सिलेबस की, चारों के चारों सब्जेक्ट की नए सिलेबस के हिसाब से सारे वीडियोस मिल जाएंगी। लेकिन आपके पास टाइम बहुत ज्यादा कम है, तो कुछ सेलेक्टिव वीडियोस एटलीस्ट जो आपको एमसीक्यू की वीडियोस अवेलेबल करा रही है ये आप देख लीजिए, और चैप्टर वाइज एमसीक्यू को आप जो है एक बार मॉक टेस्ट जो है दे दीजिए, तो उससे भी आपको काफी हेल्प इसमें हो जाएगी। इसके साथ ये पार्ट आपका हो गया कंप्लीट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।